गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति। तो हम जो बुक कर रहे हैं इनर इंजीनियरिंग की बुक है, बहुत अच्छी है और सभी को पढ़ना चाहिए। तो अभी हम आगे पेज नंबर 121, पाचन का रहस्य। पाचन का एक और पहलू यह है कि कुछ खास तरह के भोजन को पचाने के लिए हमारा शरीर जहाँ क्षार पैदा करता है, वही कुछ दूसरे प्रकार का भोजन पचाने के लिए यह अम्ल पैदा करता है। यदि आप कई तरह का भोजन एक साथ कर लेते हैं तो आपका पेट भ्रम में पड़ जाता है और क्षार और अम्ल दोनों पैदा कर देता है। ये दोनों एक दूसरे को निष्क्रिय कर देते हैं। इससे पाचन रसों का लाभ नहीं मिल पाता। इस कारण भोजन पेट में आवश्यकता से अधिक समय तक बना रहता है और कोशिकाओं को कायाकल्प करने की हमारी क्षमता कमजोर पड़ जाती है। इससे 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 ऊर्जा प्रणाली में जड़ता भी पैदा होती है, जिससे हम तमस कह, कहते हैं। ये लंबे समय तक आपको गुणों पर असर डालती है और न केवल आप जो है बल्कि आप जो हो सकते हैं उसे भी प्रभावित करते हैं। पारंपरिक रूप से दक्षिण भारत में लोग इस बात का खास ध्यान रखते थे कि कुछ खास व्यंजनों को एक समय में एक साथ न खाया जाए। किंतु आजकल भोजन को शरीर के स्वास्थ्य की दृष्टि से नहीं देखा जाता, बल्कि एक एक सामाजिक मामला बन गया है। लोगों के लिए बफे भोज में व्यंजनों की संख्या और विविधता अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है, न ही शरीर का पोषण और स्वास्थ्य। प्रश्न यह नहीं है कि क्या न खाए, बल्कि यह है कि क्या खाएं। खाए और कितनी मात्रा में खाए। ये नैतिकता का मुद्दा नहीं है, ये जीवन की समझ का मामला है। शहरी जीवन में जूझने के लिए आपको चुस्त दुरुस्त दिमाग की जरूरत पड़ती है। साथ ही शरीर और मन के बीच संतुलन बनाया रखना पड़ता है। और आपसे आप में कुछ भी आध्यात्मिक आकांक्षाएं भी है, चाहे वे कभी कभार ही क्यों न जगती हो। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने भोजन में संतुलन लाना चाहिए। ये एक किसी शपथ से नहीं, बल्कि निरीक्षण और जागरूकता से किया जाना है। ये महत्वपूर्ण है कि आप भोजन को लेकर झक्की न बने। आपको हर वक्त भोजन को लेकर परेशान नहीं होना चाहिए। इस धरती पर हर जीव जानता है कि उसे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। फिर मनुष्य को क्या समस्या है? उसकी समस्या ये है कि वो भरपूर ध्यान देने के बजाय वो बहुत अधिक जानकारी हासिल कर लेता है। बहुत अच्छा सेंटेंस है। उसकी उसकी समस्या ये है कि भरपूर ध्यान देने के बजाय वो बहुत अधिक जानकारी हासिल कर ले लेता है। ओके। योग विज्ञान वास्तव में मनुष्य की आंतरिकता पर कार्य करता है। मानव तंत्र के विज्ञान की गहन समझ के कारण ये विज्ञान बाद में कई शाखाओं में बढ़ गया। उसमें एक है आयुर्वेद पद्धति, जिसकी लोकप्रियता आधुनिक समय में फिर से बढ़ रही है। आयुर शब्द का अर्थ है जीवन काल और वेद का अर्थ है विज्ञान या ज्ञान। तो आयुर्वेद जीवन का काल को लंबा करने का विज्ञान है। यह पद्धति स्वास्थ्य प्राप्त करने और मानव तंत्र की गड़बड़ियां ठीक करने के लिए बाहरी वनस्पति जीवन और धरती के तत्वों का इस्तेमाल करती है। इस तरह की ज्ञान प्रणाली का उद्देश्य उन लोगों की सहायता करना था जो अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक योग अभ्यास करने में असमर्थ थे। फिर से पढ़ता हूँ। जो तो आयुर्वेदिक जीवन का काल को लंबा करने का विज्ञान है। यह पद्धति स्वास्थ्य प्राप्त करने और मानव तंत्र की गड़बड़ियां ठीक करने के लिए बाहरी वनस्पति जीवन और धरती के तत्वों का इस्तेमाल करती है। ओके। जीवन का वेद का अर्थ विज्ञान या ज्ञान। आयुर्वेद का आयुर्वेद है ना, उसके बारे में बोल रहे हैं। तो आयुर्वेद हमें फॉलो करना है। चलो ठीक है। साधना है। साधना साधना आप कितना बचे? यस, आप पढ़िए मैम। साधना से अब 20 मिनट आपको देंगे। थैंक यू। यस। साधना। प्रतिदिन भोजन करने से कुछ मिनट पहले एक चम्मच देसी घी खाने से आपका पाचन तंत्र कमाल का हो जाता है। अगर आप घी को चीनी के साथ लेते हैं, जैसा कि मिठाई में होता है, तो यह पचकर वसा का रूप ले लेता है। किंतु बिना चीनी के साथ भी घी का सेवन करने से यह पाचन नली को साफ, चिकना और स्वस्थ रख सकता है। इसके साथ ही
मलाशय की सफाई का प्रभाव तुरंत आपकी त्वचा में एक चमक और जीवंतता के रूप में दिखेगा। जो लोग दूध के उत्पादों का सेवन करना पसंद नहीं करते, वे लोग भी इसे आजमा सकते हैं, क्योंकि घी आपके सिस्टम से लगभग बिना पचे ही बाहर निकल जाता है। घी जीवन के विकास का कोड। घी पचता नहीं क्या, किंतु बिना चीनी के साथ घी का सेवन करने से ये पाचन नली को साफ, चिकना और स्वस्थ रख सकता है। ओके। ने घी को चीनी के साथ अगर हम लेंगे बिना चीनी, किंतु वो बिना चीनी। वसा पैदा करता है। हाँ, वो वसा पैदा करता है। नहीं, ओके। चीनी के साथ लेंगे, जैसा मिठाई में होता है ना, मिठाई में घी ज्यादा होता है तो वो देर से पचती है और वो वसा वसा पैदा करता है, किंतु वसा, वसा बिना भी, चीनी के। वसा। वसा माने ये ज्यादातर मोटापा लाता है, मांसपेशियां बढ़ाता है हमारी, हाँ हाँ। ओके, किंतु मांस बिना बढ़ाता है, चीनी, मांस ओके, बिना चीनी के साथ घी का सेवन करने से यह पाचन नली नली को को साफ साफ, चिकना और सा, स्वस्थ रख सकता है। इसके साथ ही हाँ मलाशय की सफाई का प्रभाव तुरंत आपकी त्वचा में एक चमक। ओके। ओके मैम, थैंक यू। हाँ, क्योंकि हमें मीठा कम कम यूज करना चाहिए, मीठा नहीं खाना चाहिए। ओके। इसके साथ ही मलाशय की सफाई का प्रभाव तुरंत आपकी त्वचा में एक चमक और जीवंतता के रूप में दिखेगा। जो लोग दूध के उत्पादों का सेवन करना पसंद नहीं करते, वे लोग भी इसे आजमा सकते हैं, क्योंकि घी आपके सिस्टम से लगभग बिना पचे ही बाहर निकल जाता है। जीवन के विकास का कोड। नहीं, यदि आपके आपको, हाँ जी, ये कहा, ये यदि जीवन के विकास का कोड ना, ये पच, हाँ जी, हाँ, यस। हाँ जी, हाँ। यदि आपको मांसाहारी भोजन करना ही है, तो मछली सबसे अच्छी रहेगी। पहली बात यह है कि यह आसानी से पच जाती है और इसके पोषण तत्व भी भारी मात्रा में होते हैं। दूसरी बात, यह आपके ऊपर अपनी छाप सबसे कम छोड़ती है। इसका मतलब क्या हुआ? हम जो कुछ भी खाते हैं, जो कुछ मल के रूप में त्यागते हैं, और हमारा शरीर जिसे कि अंत में जला या दफना दिया जाता है, वह बस मिट्टी या धरती ही है। आपके सिस्टम में मौजूद सॉफ्टवेयर यह तय करता है कि यदि आप केला खाते हैं, तो वह मानव शरीर में रूपांतरित हो, न कि किसी बंदर या चूहे के शरीर में। आपके सिस्टम की कुशलता ऐसी है कि वह उस दूसरे सॉफ्टवेयर को मिटा देती है जिसने मिट्टी को केले के रूपांतरित किया था, और एक नए सॉफ्टवेयर से में उस केले को मनुष्य में बदल देती है। कुछ अधिक विकसित जीवों का, विशेषकर स्तनधारी जीवों का सॉफ्टवेयर अधिक जटिल और विशिष्ट होता है। इस कारण सॉफ्टवेयर का कोड तोड़ने वाला जो सिस्टम आपके पास है, उसके लिए उस जीव जिसे आप खाते हैं के सॉफ्टवेयर को मिटा मिटाना और उस पर एक नया सॉफ्टवेयर लिखना अधिक कठिन हो जाता है। ये कह रहे हैं केले का इस्तेमाल करना चाहिए। हम्म। फ्रूट। मछली इस धरती पर सबसे पनपने वाले जीव के रूप में एक है। उसके सॉफ्टवेयर कोड को तोड़ना और अपने साथ जोड़ लेना हमारे सिस्टम के लिए सबसे आसान होता है। ऐसे जानवर जिनमें अधिक बुद्धि होती है और जिनमें विभिन्न प्रकार की भावनाएं होती हैं, जैसे गाय या कुत्ता, उनके अपने स्मरण तंत्र कायम रहेंगे। दूसरे शब्दों में, हमारे अंदर अधिक विकसित, बुद्धिमान और भावनात्मक रूप से समृद्ध जीवों को अपने सिस्टम के साथ जोड़ पाने की क्षमता नहीं है। पहले जमाने में जो समुदाय धरती के साथ अधिक तालमेल बनाकर रहते थे, उनमें लोग शिकार करके जानवरों को खाते थे और अत्यधिक परिश्रम करके उनके परिणामों को बेअसर पाते थे। किंतु आजकल जैसा निष्क्रिय जीवन लोग जी रहे हैं, उसमें इस तरह के भोजन से जो
एसिडिटी पैदा होती है, वह तनाव बढ़ाने में काफी योगदान करती है। तनाव के ऐसे स्तरों का कारण एक रहस्य बना हुआ है। इसके अतिरिक्त बड़े पशु, विशेषकर गाय, अपने वध से काफी पहले ही उसके बारे में जागरूक हो जाती है। इस कारण ये पशु बहुत अधिक तनाव अनुभव करते हैं, जो उनके सिस्टम में अत्यधिक अम्ल की मात्रा पैदा कर देते हैं। परिणाम स्वरूप बाद में जो लोग उस मांस को खाते हैं, उन पर इस अम्ल का अपना दुष्प्रभाव होता है। इतनी अच्छी बात बताई है इन्होंने। हम्म। उपवास का महत्व। यदि आप शरीर के स्वाभाविक चक्र पर गौर करते हैं, तो आप पाएंगे कि मनुष्य का शरीर तंत्र 40 से 48 दिनों के एक चक्र से गुजरता है। इस चक्र को मंडल कहते हैं। प्रत्येक चक्र में 3 दिन ऐसे होते हैं जब आपके शरीर को भोजन की आवश्यकता नहीं होती। यदि आप अपने शरीर के काम करने के तरीके के बारे में सचेतन हैं, तो आप इस बात के प्रति जागरूक हो जाएंगे कि किस खास दिन आपके शरीर को भोजन नहीं चाहिए। वह दिन आप बिना किसी प्रयास के भोजन के बिना गुजार सकते हैं। यहाँ तक कि कुत्तों और बिल्लियों को भी यह ज्ञान होता है। किसी खास दिन वे भी भोजन नहीं करते। जिस दिन शरीर कहता है कि आज भोजन नहीं चाहिए, वह दिन सफाई का दिन होता है, क्योंकि अधिकतर लोगों को यह ज्ञान नहीं होता कि किस दिन उन्हें बिना भोजन के रहना है। अतः भारतीय कैलेंडर के अनुसार एकादशी का दिन तय किया गया है। चंद्रमास के 11वें दिन को एकादशी कहते हैं, और यह हर 14 दिनों में एक बार आता है। पारंपरिक तौर पर इस दिन को उपवास का दिन माना गया है। ऐसे लोग जो मेहनत का काम करते हैं और भोजन के बिना नहीं रह सकते, या वे लोग जिनके पास इसे सहारा देने के लिए उपयुक्त आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है, वे फलाहार कर सकते हैं। एक मिनट है मैडम, क्या है? आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है वे फलाहार कर सकते हैं क्या? हाँ, मतलब वो अगर कोई भूखा नहीं रह सकता, कोई बीमार है या बूढ़ा है, उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं है, तो वो फलाहार कर सकते हैं। मतलब उस दिन फल खा सकते हैं। मैं भी रखती हूँ ये व्रत एकादशी का। अच्छा है। 9-10 साल हो गए मुझको रखे हुए। अच्छा, उसका ज्यादा एक 15 12 दिन में साल एक बार आता है ना? अच्छा रहता है क्या एकादशी हाँ का? जी। हाँ जी। व्रतों में सबसे अच्छा व्रत है एकादशी। हाँ, ओके। ऐसा गीता में लिखा है। हम्म। हम्म। यदि आप अपने शरीर और मन को पर्याप्त तैयार किए बिना जबरदस्ती उपवास करते हैं, तो आप अपने स्वास्थ्य को केवल हानि ही पहुंचाएंगे। किंतु यदि आवश्यक अभ्यास से आपका शरीर, मन और ऊर्जा ठीक से तैयार है, तो उपवास करना आपके लिए काफी लाभदायक हो सकता है। ऐसे लोग जो अक्सर चाय कॉफी पीने के आदी होते हैं, उनके लिए उपवास बहुत कठिन हो सकता है। इसलिए उपवास से पहले अपने शरीर को सही प्रकार का भोजन देकर तैयार करना आवश्यक है। विशेषकर अधिक पानी धारण करने वाले खाद्य पदार्थ, जैसे फल और सब्जियां। हो सकता है कि हर किसी के लिए उपवास करना अच्छी चीज न हो, किंतु यदि इसे सही समझ के साथ किया जाता है, तो इसके कई लाभ हैं। योग का पूरा उद्योग और प्रयास भौतिक शरीर के सुरक्षा कवच को एक विशाल सफेदी शरीर के लिए खोलता है। संवेदी विशाल संवेदी शरीर के लिए खोलता है। उपवास के पीछे यह तर्क दिया जाता है कि यह बिना कुछ खाए स्वयं को पोषित करने का एक तरीका है। आजकल इसे विष मुक्त करने की प्रक्रिया की तरह लिया जा सकता है, किंतु आंतरिक मूल कारण यही है। इसी कारण इस दुनिया में प्रत्येक आध्यात्मिक परंपरा ने अपने अनुयायियों के लिए उपवास के कुछ दिन निर्धारित किए हैं। योग की परंपरा में उपवास का दिन चंद्रमा के चक्र पर निर्धारित किया गया है। ऐसा इसलिए
क्योंकि पानी, हवा और सूर्य की रोशनी से ऊर्जा को आत्मसात करने की आपकी क्षमता चंद्र चक्र के कुछ खास दिनों में अधिक होती है। कुछ धर्मों में उपवास के दिन घोर ग्रीष्म ऋतु में निर्धारित किए गए थे, जब मनुष्य द्वारा पानी की खपत और सूर्य की तेजी स्वाभाविक रूप से अधिक होती है। पेज नंबर बोलना है 126। मैम। पेज नंबर 126 है। हाँ, ज्योति मेरी मैम और नीता मैम को पता है ना किधर है? माधुरी जी भी आ गई। सभी लेट आ रहे हैं आजकल, क्या है पता नहीं। 9:21 हुआ है, 9:22। मेरी परदादी को पेज जो नंबर 126। हाँ, हाँ जी, उपवास का महत्व है, उसका हम दूसरा पेज कर रहे हैं, तीसरा पेज। पेज नंबर 126 इनका पता नहीं, पीडीएफ का भी देखना पड़ेगा। ओके, ठीक है। मेरी परदादी को जो एक शानदार वृद्ध महिला थी, जो लोग अच्छे से नहीं जानते थे, उन्हें सबकी सबकी समझते थे। पर दादी अक्सर अपना खाना चींटियों और गौरैया को खिला देती थी। ऐसा करते वक्त उनकी आंखों से आनंद के आंसू चेहरे पर बहते रहते थे। उनके आसपास के लोग उनसे कहते, दादी आप खुद क्यों नहीं खाती? उनका उत्तर होता था, मेरा पेट भर गया। किंतु उनको सलाह देने वाले वे सब लोग उनसे काफी पहले ही गुजर गए। उन्होंने 113 वर्ष की अविश्वसनीय आयु तक जीवित रहकर शरीर त्यागा। मेरी माँ भी ऐसा किया करती थी। हर दिन नाश्ता करने से पहले वो एक मुट्ठी नाश्ता लेकर चींटियों को खिलाने के लिए उन्हें खोजती थी। उसके बाद ही वे नाश्ता करती थी। कई परिवारों की महिलाओं के बीच ऐसी परंपरा कायम है। चींटी आपके आसपास की सबसे छोटी जीव है। अक्सर लोग उसे नगण्य समझते हैं, तो इसी कारण से आप चींटी को पहले खिलाते हैं। आप किन्हीं देवताओं या देवलोक के दूसरे प्राणियों को अर्पण नहीं करते, बल्कि चींटियों को करते हैं। यह धरती उनकी भी उतनी ही है जितनी आपकी है। आप यह समझते हैं कि इस धरती पर हर प्राणी को जीने का उतना ही अधिकार है जितना आपका है। यह जागरूकता चेतना के विकास के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाने में मानसिक और भौतिक रूप से सहायता कर सकती है। सॉरी, एक मिनट में पानी पीती हूँ। हम्म। यस, इस तरह का बस एक छोटा सा कार्य आपको आपके शरीर की पहचान से थोड़ा अलग करता है। जैसे जैसे आपके शरीर से पहचान ढीली होती है, आपके अस्तित्व के दूसरे आयामों के बारे में आपकी जागरूकता स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। आप जब बहुत भूखे होते हैं, तब आपके शरीर को बस भोजन ही सूझता है। उस समय केवल 2 मिनट तक रुकिए। आपको समझ में आएगा कि इससे एक बहुत बड़ा अंतर पड़ता है। आपको जब बहुत भूख लगी होती है, तब आप बस एक शरीर होते हैं। उसे थोड़ा अंतराल दीजिए और आप अचानक महसूस करेंगे कि आप बस एक शरीर नहीं हैं। गौतम बुद्ध ने तो इस हद तक कह दिया था, आपको जब भोजन की सबसे अधिक जरूरत हो, तब आप अपना भोजन किसी दूसरे को दे दीजिए और आप और मजबूत हो जाएंगे। मैं आपके लिए उतना आगे नहीं जा रहा हूँ। मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि बस कुछ मिनट रुकिए। यह निश्चित ही आपको शक्तिशाली बना देगा। अगर भोजन आपकी बहुत बड़ी व्यवस्था है, तो अच्छा होगा कि आप चेतना पूर्वक एक समय का भोजन छोड़ दें। ऐसा करके देखिए, जिस दिन आप बहुत भूखे हों और आपकी पसंद के व्यंजन बन रहे हों, तो उस समय का भोजन छोड़ने की कोशिश कीजिए। यह खुद को यातना देने के लिए नहीं, बल्कि यह बस उस यातना ग्रह से मुक्त होने के लिए है जो आपका शरीर बड़ी आसानी से बन सकता है। आप कैसा भोजन करते हैं,
कितना भोजन करते हैं और कैसे भोजन करते हैं, इसे एक व्यवस्थापूर्ण व्यवहार से एक चेतनापूर्ण प्रक्रिया में बदलना, यही उपवास का सार है। मैं तो छोड़ देती हूँ, आज भी मैंने खाना नहीं खाया इस समय। हाँ, नहीं खाया। नहीं। ओके। मिशन एक चित्र। साधना। साधना। हम्म। बस इसे आजमा कर देखिए। आज से 25% प्राकृतिक अन्न पका या सजीव भोजन, फल और सब्जी लेना शुरू कीजिए और धीरे धीरे करीब 4 से 5 दिन में उसे 100% तक ले जाइए। उस पर 1-2 दिन तक कायम रहिए और फिर धीरे धीरे 10% की दर से काम करते जाइए। अगले 5 दिन में आप 50% प्राकृतिक भोजन और 50% पके भोजन पर पहुंच जाएंगे। यह उन लोगों के लिए आदर्श भोजन है जो हर दिन 16 से 18 घंटे तक सक्रिय रहना चाहते हैं। याद रखिए, यदि आप पका भोजन करते हैं तो आप एक समय का भोजन 15 मिनट में भी कर सकते हैं। यदि आप प्राकृतिक या कच्चा भोजन करते हैं तो आपको भोजन की मात्रा के अनुसार अधिक समय लगेगा, क्योंकि आपको उसे अधिक देर तक चबाना होगा। लेकिन शरीर की प्रकृति ऐसी है कि वह 15 मिनट बाद आपसे कह देगी कि बस हो गया। इसलिए लोग कम खाने लगते हैं, वजन कम होता है और तब उन्हें लगता है कि कच्चा भोजन उनके लिए अच्छा नहीं है। आपको बस यह ज्ञान होना चाहिए कि आप कितना खा रहे हैं, बेचैनी से चैन तक। हम्म। आप रात में सोते हैं, इस कारण आपकी सुबह और शाम के बीच कुछ फर्क होता है। नींद से मिले आराम की मात्रा से यह अंतर पड़ रहा है। यदि आप दिन भर सारे काम करते हुए भी आराम की स्थिति में बने रह सके तो आप ऊर्जा और उत्साह की दृष्टि से शाम को भी लगभग वैसे ही रहेंगे जैसे कि आप सुबह थे। अगर आप तरोताजा उठते हैं तो हम्म। वह दिन की अच्छी शुरुआत है। लेकिन दिन चढ़ने के साथ आपके आराम की मात्रा कम होती जाती है। आप धीरे धीरे तनाव महसूस करने लगते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह तनाव काम की वजह से नहीं है। हर किसी को लगता है कि उसका काम तनावपूर्ण है। कोई भी काम तनावपूर्ण नहीं होता। तमाम काम ऐसे होते हैं जिनमें चुनौतीपूर्ण स्थितियां आ सकती हैं। हो सकता है कि बॉस दुष्ट हो, सहकर्मी असुरक्षित महसूस करते हो, आकस्मिक काम आ जाए, असंभव सी अंतिम तिथि हो, या हो सकता है कि आप खुद को युद्ध क्षेत्र के बीच पाएं, किंतु वे अपने आप में तनावपूर्ण नहीं है। जिस परिस्थिति में हम हैं उसके लिए हमारी व्यवस्थापूर्ण प्रतिक्रिया ही तनाव पैदा करती है। तनाव आंतरिक घर्षण का एक विशेष स्तर है। कोई भी थोड़ी मात्रा में आंतरिक कार्य करके आंतरिक प्रक्रिया को चिकना बना सकता है और घर्षण कम कर सकता है। तो यह अपने खुद के सिस्टम को संभाल पाने की आपकी असमर्थता है जो आपको तनावपूर्ण बना रही है। किसी स्तर पर आप नहीं जानते कि अपने शरीर, मन और भावनाओं को कैसे संभालें। यही समस्या है। तब आप अपने शरीर को तनाव से मुक्त कैसे रखें ताकि सुबह हो या शाम आप उत्साह, आराम और प्रसन्नता से उसी स्तर पर बने रहें। एक औसत व्यक्ति का पेट खाली होने पर हृदय गति लगभग स्तर से 80 के बीच होती है, 70 से 80 के बीच होती है। ये इसी सही प्रकार के ध्यान का अभ्यास करने वाले व्यक्ति के लिए यह 30 से 40 तक होती है। भरपेट खाने के बाद भी उसके लिए यह 50 के आसपास रहेगी। यह बस एक लक्षण ही आपके शरीर की पल पल बदलती आराम की स्थिति के स्तर को बताता है। आराम की स्थिति वास्तव में शरीर के पुनर्निर्माण और
कायाकल्प करने की क्षमता तय करती है। अपने काम की कीमत पर आप अपने सिस्टम को धीमा नहीं कर सकते। जरूरी यह है कि आप अपना सिस्टम ऐसा रखें कि गतिविधियां उसे प्रभावित न कर सके। हो सकता है कि आप शारीरिक रूप से थक जाएं, किंतु किसी भी हालत में इससे आप में तनाव पैदा नहीं होना चाहिए। अगर आप पूरी तरह से सक्रिय रहने के साथ साथ खुद को तनाव मुक्त रख पाते हैं तो यह वाकई लाभदायक है। अगर आप योग के कुछ सरल अभ्यास शुरू करते हैं तो 3 से 4 महीने में आपकी नब्ज की रफ्तार बड़ी आसानी से कम 8 से 20 तक कम हो जाएगी। इसका मतलब है कि शरीर काफी अधिक कुशलता से कार्य कर रहा है और आराम की स्थिति बनी हुई है। शरीर को नींद की नहीं, आराम की जरूरत होती है। यदि आप दिन भर शरीर को आराम की स्थिति में रखते हैं तो आपकी नींद की अवधि स्वाभाविक रूप से कम हो जाएगी। यदि आपका काम आपका टहलना या व्यायाम करना भी आपके लिए आराम की तरह है तो आपके सोने की अवधि और कम हो जाएगी। आजकल लोग हर चीज को बड़ी मेहनत से करना चाहते हैं। मैं देखता हूँ कि लोग पार्क में टहलते समय भी तनाव में रहते हैं। आप चाहे टहले या दौड़े, आप इसे आसानी से और प्रसन्नता के साथ क्यों नहीं कर सकते? अगर आप इसे भी ऐसे करते हैं जैसे युद्ध लड़ रहे हो तो फिर व्यायाम से लाभ के बजाय नुकसान हो जाएगा। जीवन से युद्ध मत कीजिए। आप जीवन के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि आप स्वयं ही जीवन है। बस इसके साथ तालमेल में आ जाइए और आप देखेंगे कि आप इससे कितनी आसानी से गुजरते हैं। अपने आप को फिट और स्वस्थ रखना कोई लड़ाई नहीं है। कुछ ऐसी गतिविधियां कीजिए जिसमें आपको आनंद आता है। कोई खेल खेलिए, तैराकी कीजिए, टहलिए या दौड़िए। लेकिन अगर आप आलू के चिप्स खाने के बजाय और कुछ भी करना पसंद नहीं करते तब आप मुश्किल में हैं। अन्यथा गतिविधियों के साथ साथ सहज और आराम की स्थिति में बने रहना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आपके शरीर को कितनी नींद चाहिए यह आपके द्वारा किए गए शारीरिक श्रम के स्तर पर निर्भर करता है। भोजन या नींद की मात्रा तय कर देने की जरूरत नहीं है। यह तय कर लेना है कि कितनी कैलोरी तो मुझे जरूर लेनी चाहिए इतनी कैलोरी तो मुझे जरूर लेनी चाहिए। इतने घंटे तो मुझे सोना ही चाहिए। यह जीवन जीने का बेवकूफी भरा तरीका है। खुद के बजाय आप शरीर को तय करने दीजिए कि उसे आज कितना भोजन चाहिए। आज आपने कम मेहनत की है तो आप कम खाइए। कल आप बहुत सारा काम करेंगे तो आप ज्यादा खाइए। यही नींद के साथ भी है। जब आपको पर्याप्त आराम महसूस हो तब आप जरा तब आप जाग जाइए। जिस पल शरीर को पूरा आराम मिल जाता है वह जाग जाएगा, चाहे वह सुबह के 3 बजे हो या 4 या 8 बजे हो। जब बात भोजन और नींद की आती है तो आपका शरीर आपसे अच्छा निर्णय लेता है। यदि शरीर में एक खास स्तर की सतर्कता और जागरूकता है तो आप देखेंगे कि पूरा आराम मिलते ही वह जाग जाएगा। मतलब यह हुआ कि वह जीवंत होने को उत्सुक है। यदि वह किसी तरह से बिस्तर को कब्र की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है तब वह एक समस्या है। शरीर को इस प्रकार रखिए कि इसमें जीवन से बचने या भागने की चाहत न हो। इसे इस तरह से रखिए कि इसमें जाग जाने की चाहत हो। साधना, यदि आप बिना तकिए के या पुराना पतला तकिया लगाकर सोते हैं तो रीढ़ को दबने नहीं देगा। तब मस्तिष्क में न्यूरॉन का और स्नायु तंत्र में कोशिकाओं का
पुनर्निर्माण काफी अच्छा होगा। यदि आप बिना तकिए के सोते हैं तो करवट में लेटने के बजाय पीठ के बल चित्त होकर लेटना सबसे अच्छा रहता है। योग में इस स्थिति में लेटने को स्व आसन कहते हैं। यह शरीर के शुद्धिकरण और पुनर्निर्माण को बढ़ाता है। ऊर्जा तंत्र में प्रवाह के गतिरोध को समाप्त करता है। इससे आराम और जीवंतता आती है। किंतु इस बारे में कट्टर होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कम से कम अपनी नींद के बारे में कोई रुख मत अपनाइए। यस मैम। हाँ, थोड़ा बोलिए मैम। अभी क्या तो क्या आप समझा सकते हैं, बोलिए। अच्छा, ये हमारे जीवनचर्या के विषय में ही बताया है। पहले इन्होंने खान पान के विषय में बताया कि हमको कैसा भोजन करना है, हमें कम खाना है और पौष्टिक खाना है। और उसके पीछे ज्यादा नहीं दौड़ना कि नहीं हमें तो यही चीजें खानी है। जो जैसे हमारा शरीर मांगता है हमें उसके अनुसार चलना है। हमारा शरीर ये बता रहे हैं कि हमसे ज्यादा जानकारी रखता है। यस। हमें उतना अपने शरीर का ज्ञान नहीं है जितना शरीर को अपना ज्ञान है। वो जब हमारा पेट भर जाता है वो हमें बताता है कि अब और नहीं खाना, लेकिन हम क्या करते हैं, हम फिर भी खा लेते हैं। वो गलत है। तो जितना हमारे शरीर को चाहिए और कौन सी चीज चाहिए वही देनी चाहिए। और फिर इन्होंने बताया सोने के लिए। कुछ लोग तो बस खा लिया और सो गए घंटों घंटों, वो गलत है। जबकि सोने की इतनी आवश्यकता इन्होंने भी लिखा है कि नहीं है शरीर को। आराम जरूरी है। आप बहुत थके हैं, थोड़ा आराम कर सकते हैं, लेकिन सोना जरूरी नहीं है। और जब हम ऊट पटांग खाना खाते हैं, भारी भारी चीजें ही खाते हैं, आलस समय आया रहता है, तो हम बिस्तर को पकड़ते हैं और फिर सो जाते हैं। तभी हमें नींद आती है। अगर हमारा पेट हल्का है, हमारा शरीर हल्का है, हमें कोई तनाव नहीं है, टेंशन नहीं है, तो हमें उतनी नींद आएगी जितनी हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। यस, वेरी गुड मैम। और खाना भी हमें उसी हिसाब से खाना चाहिए जितना हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। जरूरी नहीं है। और ये भी बताया इन्होंने कि कम से कम 15 दिन में तो एक व्रत रखना ही चाहिए, ताकि हमारे पेट को आराम मिल सके और पेट की सफाई भी अच्छी तरह से हो सके। तो वेरी गुड, यही वेरी गुड इन्होंने मैम। बताया है। यस, थैंक यू मैम। बस। यस, आगे वाला मैं पढ़ूँ जो या ज्योति मैम आप पढ़ सकते हो? जी सर। जी आप सर। पढ़ सकोगे? हाँ ठीक है सर। थोड़ा फास्ट पढ़िए तो जल्दी हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम हाँ। नहीं। सेक्स एक। घटिया या पवित्र। हम्म। अस्तित्व अव्यक्त और व्यक्त के बीच एक नृत्य है जिस पर अभिव्यक्ति मौजूद होती है, द्वैतता भी साथ ही आ जाती है। प्रकाश और अंधकार, नर और मादा, जीवन और मृत्यु और भी अनेक जोड़े। हालांकि एकत्व सृष्टि का मौलिक ढांचा है, द्वैतता जीवन में विविधता, आकार और रंग रूप लाती है। जीवन के रूप में जो विभिन्न अभिव्यक्तियां आज आप देखते हैं उनका आधार मूल रूप से द्वैतता में है। चूंकि दो हैं इसलिए अनेक हैं। यदि केवल एक ही हो तो कोई अस्तित्व ही नहीं होगा। जब दो होते हैं तब जीवन का खेल शुरू होता है। एक बार जब द्वैत शुरू होता है तो सेक्स भी शुरू होता है। जिसे हम सेक्स कहते हैं वह बस इसी द्वैतता के दो हिस्से हैं जो एक होने की कोशिश कर रहे हैं। इन द्वैतताओं के मिलन की प्रक्रिया में कुछ और भी कार्य हैं जिन्हें प्रकृति पूरा करना चाहती है, जैसे प्रजनन और प्रजातियों को कायम रखना। पूरी द्वैतता एकत्व की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो कभी एक था उसने स्वयं को दो की तरह अभिव्यक्त किया है। अब वहां फिर एक हो जाने की अनवरत लालसा बनी रहती है। एक होने की यह लालसा अनेक रूपों में अभिव्यक्त होती है। आप जब जवान होते हैं और आपकी बुद्धि का आपके हार्मोन्स के द्वारा हरण हो जाता है, तब सेक्स द्वारा तरीका होता है। तब सेक्स उसका तरीका होता है। जब आप अधेड़ हो जाते हैं और भावनाएं आपकी बुद्धि को संचालित करती हैं, तब प्रेम उसका तरीका होता है। जब आप वृद्ध हो जाते हैं और हार्मोन्स की शरारतों से मुक्त हो जाते हैं, तब प्रार्थना उसका तरीका होता है। किंतु उम्र चाहे जो भी हो, जब आप इस सब से परे होते हैं और जागरूकता से काफी उच्च स्तर पर उसी एकत्व को चाहते हैं, तब योग उसका तरीका होता है। यदि आप शरीर के माध्यम से एकत्व
चाह रहे हैं तो आपको यह बात याद रखनी चाहिए कि भौतिक शरीर हमेशा दो ही रहेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लें। कुछ पलों के लिए एक होने की भावना आएगी और फिर लोग अलग हो जाएंगे। यदि तलाक ऐसा नहीं करता तो मृत्यु कर देगी। यह तो होना ही है। सेक्स जो है वह बस दो विपरीत चीजों के एक होने की कोशिश है। आपके व्यक्तित्व का अर्थ बस वो झूठी दीवारें हैं जिन्हें आपने अपने मानसिक ढांचे में अपनी पसंद और नापसंद, रुचियों और राय के रूप में खड़ा कर रखा है। इसका मतलब यह भी है कि आप अपने भौतिक शरीर की सीमाओं के अंदर फंसे हुए हैं। आप भले ही इसके बारे में जागरूक न हो, पर आपके अंदर का जीवन इन सीमाओं को तोड़ने को लालायित रहता है। जब आप अपनी मानसिक सीमाएं तोड़ना चाहते तो हो सकता है कि आप में कोई गंभीर चर्चा करने या कोई किताब पढ़ने, शराब पीने, ड्रग्स लेने या कोई सनक भरी चीज करने की लालसा जगे। आप अपनी शारीरिक सीमाओं को तोड़ने के लिए आप स्वयं को छिदवाना या टैटू बनवाना, बाल रंगवाना या पुराने तरीके से सेक्स करना चाह सकते हैं। सेक्स का इरादा है तो शानदार, लेकिन तरीका निराशाजनक है क्योंकि इसमें सुख मिलता है। अतः यह दो लोगों को एक दूसरे की ओर खींचता है, लेकिन एकत्व केवल पल भर का होता है। तो आप भावना और बुद्धि जैसे अन्य दायरों में एक होने का प्रयास करते हैं। लोग हमेशा समान रुचियां खोजने की कोशिश करते हैं। हम एक जैसी आइसक्रीम पसंद करते हैं, हम दोनों वीडियो गेम खेलते हैं, हम हमारे राशि चक्र एक ही हैं, और हम दोनों को वही टीवी शो पसंद है। लेकिन जब तक आप यह नहीं समझ पाते कि जब तक आप यह नहीं समझ जाते कि आप कभी एक नहीं हो सकते, तब तक आप दूसरे का आनंद उठाना नहीं सीखेंगे। ये दो ऊर्जाएं, जिन्हें हम मानव जाति में स्त्री और पुरुष कहते हैं, हमेशा एक साथ आना चाहती हैं। साथ ही साथ होने की इस चाहत के बावजूद ये दोनों विपरीत हैं। वे प्रेमी और शत्रु दोनों एक साथ साथ हैं। यदि वे समानताएं तलाशते हैं तो समानता कम ही लगती है, लेकिन विपरीत के प्रति आकर्षण हमेशा होता है। कई लोग उस मौलिक शारीरिक क्रिया का सामना उसके उसी रूप में नहीं कर सकते, तो वे उसके आसपास हर तरह की सजावट के उपाय करते हैं ताकि वह सुंदर दिखे। आप हमेशा इस क्रिया के साथ भावना जोड़ते हैं क्योंकि बिना भावना के यह भद्दी लगेगी। इस तरह से एक तरह से आप वास्तविकता को अपनी सोच के भरपूर सजावट से धुंधला बनाना चाहते हैं। सेक्स स्वाभाविक है, यह शरीर में है, पर कामुकता ऐसी चीज है जिसे आपने खोजा है। यह मनोवैज्ञानिक है। यदि सेक्स शरीर में है तो यह ठीक है, यह सुंदर है। जिस पल यह आपके दिमाग में घुस जाता है, यह एक विकार बन जाता है। इसका आपके दिमाग के साथ कोई काम नहीं है। सेक्स आपका एक बहुत छोटा पहलू है, लेकिन आज यह बहुत विशाल हो गया है। कई लोगों के लिए सेक्स ही जीवन बन गया है। यदि आप आधुनिक समाज पर नजर डालें तो मैं कहूंगा कि लोगों की 90% ऊर्जा या तो सेक्स के पिछले भाग में पिछले सेक्स के पीछे भागने में या उससे बचने में खर्च हो रही है। सेक्स बस कुदरत की एक चाल है ताकि प्रजनन होता रहे। यदि विपरीत लिंगों में आकर्षण न हो तो प्रजातियां लुप्त हो जाएंगी। किंतु अब हमने स्त्री और पुरुष के बीच इतना ज्यादा फर्क बना दिया है, मानो वे अलग अलग प्रजातियां हों। इस धरती पर किसी दूसरे जीव में सेक्स को लेकर इस तरह की समस्याएं नहीं है जैसी मनुष्यों में है। जानवरों में यह अच्छा उनके शरीर में कुछ खास समय पर मौजूद होती है। माफ कीजिए, जानवरों में यह इच्छा उनके शरीर में कुछ खास समय पर मौजूद होती है, अन्यथा वे उससे मुक्त रहते हैं। मनुष्यों के साथ यह उनके दिमाग में हर समय बैठी रहती है। ऐसा होने का एक कारण यह है कि पिछले समय में कई धर्मों ने इस साधारण सी शारीरिक प्रक्रिया का इस हद तक निषेध किया कि यह एक पाप बन गई। क्योंकि हम मनुष्य की शारीरिक क्रिया को ही स्वीकार नहीं कर सके, तो इस शारीरिक प्रक्रिया की सीमाओं से आगे देखने के बजाय हमने इसे नकारने का प्रयास किया। यदि हमें शारीरिक प्रक्रिया से कोई समस्या न होती तो हम इसमें फर्क नहीं करते कि कौन स्त्री और कौन पुरुष। हर कोई अपनी काबिलियत से जाना जाता, कोई पुरुष है या स्त्री, यह मायने न रखता। जब आप स्त्री और पुरुष के शारीरिक अंतर को स्वीकार नहीं कर सकते, तो वहीं से स्त्रियों का शोषण शुरू हो जाता है। आपको सेक्स को पवित्र बनाने की जरूरत नहीं है, और न ही आपको इसे भद्दा बनाना है। यह जीवन का एक जरिया है, इसके कारण ही आपका अस्तित्व है। इसे बिना ऊंचा उठाए या बिना भद्दा बनाए, यदि आप रहना जानते हैं यदि आप रहना जानते हैं तो इसकी अपनी ही सुंदरता है।
आप जीवन में जिस कामुकता का अनुभव करते हैं और किसी ऐसे को अपना हिस्सा बनाने के लिए एक रासायनिक निमंत्रण है जो आप नहीं हैं। यह आपको संयोग या योग की ओर उकसाने का प्रकृति का तरीका है। यद्यपि कामुकता की प्रकृति उत्सव मनाने जैसी है, किंतु यह भेदभाव करने वाली भी है। जब दो लोग आवेशित होकर संयोग करते हैं, तब बाकी दुनिया को भुला देते हैं या वह उनके लिए मिट जाती है। यदि उत्सव को कायम रखना है तो आपकी कामुकता या आपके जुनून को सर्वसमावेशी होना होगा। यदि आप एक सर्वसमावेशी जुनून की अवस्था में हैं, तो हम इसे योग कहते हैं। तो नकारना समाधान नहीं है, विस्तार ही एकमात्र समाधान है। और यदि आपने अपने जीवन के हर पल में चलती रहने वाली जीवनदायिनी सांस की कामुकता को नहीं जाना है, तो आप किसी दूसरी तरह की कामुकता को कैसे कभी जान सकते हैं? सांस लेने की प्रक्रिया में प्राप्त होने वाले परमानंद को अनुभव करने को आन-पान सती योग कहते हैं। यदि सांस लेने और छोड़ने का योग, आन-पान का अर्थ है भीतर और बाहर, सती का मतलब है महिला साथी, तो यहाँ इशारा स्पष्ट रूप से परमानंद देने वाले संयोग से है। और इसलिए आन-पान सती योग एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपको सचेतन होकर अपनी सांस के साथ गहनता से शामिल होने में दीक्षा देती है। और यह आपको दर्शाती है कि भीतर और बाहर जाने वाली साधारण सी सांस किस तरह से एक अवर्णनीय परमानंद का स्रोत बन सकती है। आगे पढ़ना है सर। आगे क्या है? साधना। हाँ, साधना पढ़िए। साधना। जी सर। साधना। जीवन की उच्चतर संभावनाएं मनुष्य के शरीर में ही बसती हैं। भौतिक शरीर घटिया से लेकर पवित्र तक सारी संभावनाओं का मंच है। आप खाने, सोने और सेक्स जैसे साधारण कार्य घटिया तरह से कर सकते हैं, या फिर इन सब पहलुओं में पवित्रता का एक आयाम ला सकते हैं। इन कार्यों में सूक्ष्मतर विचार, भावना और इरादे के जरिए इस पवित्रता को प्राप्त किया जा सकता है। सबसे बढ़कर यह याद रखिए कि किसी चीज का घटियापन या पवित्रता मुख्यतया आपकी अनिच्छा और अचेतना या आपकी चेतनापूर्ण और इच्छुक होने से तय होती है। हर सांस, हर कदम, हर सरल कार्य, विचार और भावना पवित्रता का दर्जा प्राप्त कर सकती है, अगर उसमें शामिल दूसरे पक्ष की पवित्रता को पहचानकर वह कार्य किया जाता है, चाहे वह कोई व्यक्ति हो या भोजन हो या आपके इस्तेमाल में आने वाली कोई वस्तु हो। दो मनुष्यों द्वारा किए जा सकने वाले सारे प्रेममय कार्यों में से सबसे सरल कार्य है हाथों को पकड़ना, और अक्सर यह सबसे घनिष्ठ कार्य बन सकता है। ऐसा क्यों है? मूलतः हाथों और पैरों की प्रकृति ऐसी है कि शरीर के इन दो अंगों में ऊर्जा तंत्र एक बहुत ही अनोखे तरीके से अभिव्यक्त होता है। शरीर के किन्हीं भी दूसरे अंगों के बीच संपर्क की अपेक्षा दो हथेलियों के एक साथ आने में कहीं अधिक घनिष्ठता होती है। इसे आप स्वयं आजमा सकते हैं। आपको किसी साथी की आवश्यकता भी नहीं है। जब आप दोनों हाथ जोड़कर रखते हैं, तब आपके भीतर मौजूद दो ऊर्जा आयाम, दाहिना बायां, पौरुष श्रेण, सूर्य चंद्र, यिन यांग आदि, एक खास तरह से जुड़ते हैं और आप अपने भीतर ही एकत्व का भाव महसूस करने लगते हैं। पारंपरिक भारतीय नमस्कार के पीछे यही तर्क है। यह सिस्टम को तालमेल में लाने का तरीका है। इसलिए एकत्व की अवस्था को अनुभव करने का सबसे सरल तरीका इस आसान नमस्कार योग को आजमाना है। अपने दोनों हाथ जोड़िए और कोई भी वस्तु जो आप खाते हैं या जीवन के जिस भी रूप से आपका सामना होता है, उस पर प्रेम पूर्वक ध्यान केंद्रित कीजिए। जब आप इस जागरूकता के भाव को अपने प्रत्येक सरल से सरल कार्य में ले आते हैं, तो आपके जीवन का अनुभव फिर कभी वही नहीं रहेगा। यह भी संभावना है कि अगर आप अपने हाथ जोड़ते हैं, तो आप दुनिया को एक कर सकते हैं। यस, थैंक यू मैम। यस, धन्यवाद सर। यस, वेरी वेरी नाइसली डन वर्क। यस, हिरल जी, हारमोन का कब्जा आपको अब हाँ याद है ना? आप पढ़िए, आपके पास बुक है, पढ़ना चालू कीजिए। आप दोनों आप लेट आ गए सब। हाँ, लेट जल्दी आया करें, बुक तो अच्छी है। यस, यस, हारमोन हारमोन का कब्जा। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, कान से वो निकाल के रब पड़े बोलिए। स्पीकर चालू है।
आयुष, हम्म। अभी सर आवाज। अभी आ रही है, हाँ बोलिए मैम। हाँ, हार्मोन का कब्जा। एक बार मुझसे पूछा गया, क्या यह अजीब नहीं है कि लोग किसी दूसरी शारीरिक इच्छा की अपेक्षा सेक्स के प्रति ज्यादा पागल है। इसमें कुछ भी अजीब नहीं, यह बस हार्मोन्स द्वारा आपका कब्जा है। इसके बारे में हमने पहले ही चर्चा की है। वैसे भी सबसे शक्तिशाली इच्छा सेक्स नहीं बल्कि भूख है। अधिकतर समय सेक्स के बारे में सोचना बस एक विवशतापूर्ण व्यवहार है। जब एक जब एक बच्चे थे, तब इसमें तब तब इसमें फर्क नहीं पड़ता था कि किसी प्रजनन के अंग क्या है। आपके भीतर अपना असर दिखाने, बेटा सर मैं अंदर जाकर पढ़ती हूँ। हाँ, आप एक बच्चे थे, तब इसे फर्क नहीं पड़ता था कि किसी प्रजनन के अंग क्या है। लेकिन जैसे ही हार्मोन्स आपके भीतर अपना असर दिखाने लगे, आप उससे आगे कुछ नहीं सोच पाते। और आप देखेंगे कि एक खास उम्र के बाद जब हार्मोन्स का खेल शांत हो जाता है, तब एक बार फिर यही मायने नहीं रखेगा। आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि आप इसके पीछे पागल थे। शरीर में कुछ भी गलत नहीं है, बस यह सीमित है। सीमित होने के साथ भी कुछ गलत नहीं है। अगर आप शरीर के तरीके के अनुसार चलते हैं, आपको कुछ सुख मिल सकता है। सीमित होने की चाहत कोई अपराध नहीं है, लेकिन आप एक अतृप्त जीवन जिएंगे। मान लीजिए, कल मैं आपको एक वरदान दे देता हूँ और इस दुनिया की सारी स्त्रियां या पुरुष आपके पीछे पागल हो जाते हैं। आप देखेंगे कि आप तब भी संतुष्ट नहीं है। थोड़ा बहुत सुख और दुख आएगा, लेकिन आप केवल शरीर के दायरे में ही जिएंगे। यह शरीर केवल आत्म संरक्षण और प्रजनन जानता है, और कहीं और नहीं, बस हर पल सीधे सब्र की ओर जा रहा है। आपका शरीर इस धरती से लिया बस एक कर्ज भर है। आप जिसे मृत्यु कहते हैं, बस वह उस कर्ज की वापसी है जिसे धरती माता ने आपको दिया था। इस धरती पर संपूर्ण जीवन बस मिट्टी की रिसाइकलिंग है। हो सकता है कि आप भी अभी सोचते हो कि आप ऑफिस, घर, फुटबॉल मैच देखने जा रहे हैं, लेकिन जहां तक आपके शरीर का सवाल है, यह पल प्रतिपल सीधे कब्र की और जा रहा है। हो सकता है कि आप अभी भूल गए हो, लेकिन धीरे धीरे जैसे समय गुजरता है, यह और अधिक स्पष्ट हो जाएगा कि शरीर की प्रकृति यही वही है। यदि आपने सिर्फ शरीर को जाना है, जिसे वैसे भी आपको खोना ही है, तो चिंता और डर आपके हमेशा के साथी होंगे। लोग यहाँ तक सोचने लगे हैं कि डर उनके जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। नहीं, चूंकि आपका अस्तित्व अपूर्ण है, इसलिए परिणाम स्वरूप डर पैदा होता है। यदि आपने जीवन को इसकी पूरी गहराई और सारे आयामों से नहीं खोजा है, बल्कि स्वयं को भौतिक शरीर तक ही सीमित रखा है, तो डर उसका स्वाभाविक परिणाम है। क्या आपने कभी जॉर्ज बेस्ट के बारे में सुना है? वे इंग्लैंड में अपने समय के महानतम फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक थे। उन्होंने अपने जीवन को भरकर जिया। मीडिया के अनुसार हर मशहूर अभिनेत्री या फैशन मॉडल न कभी उनकी बाहों में जरूर रही थी, लेकिन 35 की उम्र पार करते करते वे एकदम बिखरे हुए, दयनीय और हताश व्यक्ति हो गए थे, और 59 की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन आप जिस तरह से जीते हैं वही मुद्दा है। जॉर्ज बेस्ट के पास शायद सब कुछ था, लेकिन उन्होंने बड़ा भयानक जीवन जिया। ऐसा इसके लिए क्योंकि शरीर का तरीका सीमित है। आपके जीवन में शरीर को केवल इतनी ही भूमिका निभानी है। यदि आप इसे पूरे जीवन के लिए खींचने की कोशिश करते हैं, तो आप कष्ट उठाएंगे, क्योंकि आप एक झूठ घटने की कोशिश कर रहे हैं। जीवन के पास आपको मोड़ने के लिए, आपको तोड़ने के लिए, आपको गूंथने के लिए और आपको पीसने के लिए ही अपने ही करोड़ों तरीके हैं। आपके हार्मोन्स के साथ कुछ गलत नहीं, किंतु जब आप एक विवशतापूर्ण जीवन जीते हैं, तो आप एक गुलाम का जीवन जी रहे होते हैं। हो सकता है कि आपके जीवन के साथ सब कुछ ठीक चल रहा हो, आपका कारोबार, परिवार, रिश्ते, लेकिन धीरे धीरे जैसे विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं हावी होती है, आप अधिक और अधिक दयनीय होते जाते हैं। आपके भीतर कुछ ऐसा है जो गुलाम होने का सुख नहीं है। कई लोग के लिए दौलत
और भौतिक खुशहाली की तलाश उन्हें अधिक और अधिक करते जाने को विचार करती है। यदि आप सभ्यता की चमक दमक के अंदर झांक कर देखें तो आप उसमें शोषण के सबसे घृणित रूप को पाएंगे। हुआ है। एक मिनट सर, मैं बाहर जा। एक मिनट। ठीक है, ठीक है। यस, किरण जी, आपको पता है कहाँ है? किरण जी, समझ में आया आपको? सर समझ में आया। नहीं, कहाँ कहाँ तक आ गए पता है किरण जी? वो पेज पे हूँ मैं, सिर्फ मेरे को लास्ट। एक मिनट, मेरा पेज पे। हाँ हिरल जी, आपको कुछ काम है तो प्रॉब्लम नहीं है मैम, आप कीजिए घर का काम, नो प्रॉब्लम। किरण को बोल दीजिए, मैं स्टॉप करते, आवाज है एक्चुअली। ठीक है, ठीक है। केतरे સુધી आए तो हाँ। हम्म। हम्म। फिर- सर यहाँ से पढ़ूं, आपके हार्मोन्स के साथ। हाँ, उसका उसके बाद में, हाँ, उसके बाद में। ठीक है। आजकल शरीर को सब कुछ बना हाँ हाँ, देने का ठीक। हाँ, प्रयास। बराबर है, हाँ ठीक। आत्मवंदन सभी को। हम्म। आजकल शरीर को सब कुछ बना देने के प्रयास में लोग अवर्णनीय कष्ट पैदा कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा, बीमा बीमा कारों आदि की दृष्टि से आप इससे बेहतर भौतिक सुख सुविधाओं की कल्पना नहीं कर सकते। ये जितनी आरामदेह चीजें और सुविधाएं हैं, उतनी जब तक किसी पिछली पीढ़ी के पास नहीं थी, किंतु लोग बेहिसाब कष्ट झेल रहे हैं। संपन्न समाज में लगभग हर पांचवा व्यक्ति अपना दिमागी संतुलन कायम रखने के लिए दवा का सहारा ले रहा है। अगर आपको मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए हर दिन एक गोली लेनी पड़े तो यह कोई खुशी की बात नहीं है। आप टूट जाने के कगार पर है, क्योंकि आपने अपने जीवन के एक छोटे छोटे से पहलू को पूरा जीवन बना लिया है। अपनी नश्वर प्रकृति का बोध। जब आपको अपनी नश्वर प्रकृति का एहसास होता है, केवल तभी आप यह जानना चाहते हैं कि जीवन में और क्या है। इसके बाद ही आध्यात्मिक प्रक्रिया शुरू होती है। एक बार की बात है, दो आदमियों की मुलाकात हुई। दोनों की उम्र 80 साल से ऊपर थी। एक ने दूसरे को पहचान लिया और कहा, क्या तुमने द्वितीय विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था? दूसरे आदमी ने कहा, हाँ। पहले ने उससे पूछा कि वह कहा और किस बटालियन में था। दूसरे आदमी ने उस बताया। पहले ने कहा, ओह माय गॉड, तुमने मुझे पहचाना नहीं। हम गोलीबारी करने वाली एक ही खाई में थे और फिर दोनों गले लग गए। ये बातें करते गए उन दोनों ने असल में 40 मिनट के भीषण युद्ध की स्थिति देखी थी। वे एक एक बुलेट की बात कर रहे थे जो पास से गुजरी, धाय धाय करती हुई उनसे बस कुछ ही इंच दूर से निकल गई थी। उन दोनों ने उन 40 मिनटों के बारे में 4 घंटे तक बात की। जब उन 40 मिनट के बारे में वे हर चीज कह चुके जो वे कह सकते थे, तब एक ने दूसरे से पूछा, अच्छा यह बताओ, युद्ध के बाद में तुम क्या कर रहे हो? अरे पिछले 60 साल से मैं बस एक सेल्समैन हूँ। वे 40 मिनट एक तरह से उनके जीवन को परिभाषित कर गए, क्योंकि उनकी नश्वरता हर पल उनके उनके सामने झूल रही थी। शुद्ध युद्ध में उनके बीच जो संबंध बना, उसमें गहनता थी। उसके बाद इस आदमी के जीवन को एक वाक्य में बयान किया जा सका। वह बस एक सेल्समैन है।
अपने अंदर एक अवर्णनीय गहनता तब आती है जब आपको नश्वर प्रकृति का एहसास होता है। यदि आपको अपनी अशाश्वत प्रकृति का एहसास नहीं हुआ है तो आपको कम से कम अपनी नश्वर प्रकृति का एहसास अवश्य होना चाहिए। मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, मृत्यु बस शरीर का अंत है। यदि आपने भौतिक से बहुत गहरी पहचान जोड़कर जीवन जिया है तो आप मृत्यु के साथ बहुत संघर्ष करेंगे, क्योंकि मृत्यु शरीर के अंत का संकेत है। जब आपका नश्वरता नश्वर आपके भौतिक रूप के अंत की संभावना से सामना होता है, केवल तभी उससे आगे जाने की लालसा वास्तविक बनती है। यस, थैंक यू मैम। यस, हो गया। थैंक यू। यस, 138 हो गया पेज नंबर। थोड़ा अभी 239 है, मीन्स और 100 पेजेस है, वो खत्म कर सकते हैं कि देखना है। यस, कल कल एक्स्ट्रा 1 घंटा लेके खत्म करेंगे क्या ये वीक में, तो 2 दिन में चलेगा। थोड़ा एक जल्दी घंटा कैसे लेंगे वो बताओ। एक्स्ट्रा। कितना है, 100 पेजेस है, 50 50 हो गया हाँ तो हो तो सकता है। 9 बजे चालू करते वैसे ही। ठीक है, नहीं तो करने के 9 बजे, 8 8:30 बजे ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, करेंगे, नहीं तो जितना होता है करेंगे, खत्म करेंगे। नहीं अभी चेंज नहीं, क्योंकि लेट होता है ना चलो। सबको। यस, किसी को कुछ पूछना है, बोलना है, बोल सकते हैं। जो जो हाँ, यस, अनिल कुमार आ गए। यस, आत्मोदन अनिल कुमार जी, आइए, आपका स्वागत है। यस। सर, यस, आत्मोदन। मैं ट्रेन यात्रा में। हाँ ठीक है, ठीक है। अभी आप ट्रेन यात्रा में ध्यान यात्रा करेंगे आप? नहीं, बस सुनेंगे हम। ठीक, ठीक, सुनिए, ठीक है फिर। ओके, जुड़िए, हम करेंगे ध्यान अभी। ठीक है। यस, थैंक यू सर, थैंक यू। मीट कीजिए, कोई आता जाता रहता है। यस, जो है वो। आप सबका ये मैं अलग अलग ध्यान कर रहा हूँ, ठीक है ना आपको? अच्छा लग रहा है ना चित्रा जी? ठीक है ना? चित्रा जी बोल देंगे तो ठीक है। यस, ठीक है, ध्यान करेंगे आप। ध्यान के लिए जुड़िए सभी, सभी जन। अपने सांसों को देखना है। अभी भी हम दक्षिणायन में हैं, उत्तरायण चालू होगा इस समस्या के बाद, तब तक हम थोड़ा दक्षिणायन का ये करेंगे। आराम से बैठिए, अपनी सांसों पे ध्यान देना है, श्वास को लेना है और छोड़ देना है। सांस को लेना है और छोड़ देना है। आराम से बैठना है। धन्यवाद, कृतज्ञता व्यक्त करायची आहे। कृतज्ञता मानेंगे। हम धन्यवाद देंगे नवनाथ जी को, शाबरी विद्या को, हनुमान जी को। खुद को धन्यवाद देंगे, खुद की सांसों को धन्यवाद देंगे। आजू बाजू में जो भी हमारे है, उन सभी चीज़ों को हम धन्यवाद देंगे। मोबाइल से, फ़ोन से लेके लैपटॉप, टीवी, घर में वस्तु, गाड़ी, कार, जो भी है, जो रहते घर है, वो कपड़े हैं, उन सभी को हम धन्यवाद देंगे। उसके बाद अपने गुरुओं को धन्यवाद देना है, गुरु मंडली को धन्यवाद देना है, हमारे इस दिन को धन्यवाद देना है, गए हुए सभी पलों को हमें धन्यवाद देना है।
मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं शांत रहता हूँ। धीरे धीरे बाहर आना है, अपनी पैरों की उंगलियों को हिलाना है, हाथों की उंगलियों को हिलाना है और दोनों हाथ अपने आंखों पे रखना है आराम से 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आराम से। आप सभी को मेरा धन्यवाद। थैंक यू सो मच। यस, किसी को कुछ बोलना है बोल सकते हो, नहीं तो हम सोने के लिए जा सकते हैं। यस, वैशाली मैम बोलिए। नहीं, आपका अनम्यूट करना पड़ेगा आपका। यस। आत्मवंदन सर। आत्मवंदन। ध्यान चांगलं लागलं, अच्छा लगा, गहरा लगा। यस, थैंक यू। आप आइए, डेली आ जाइए मैम। हम्म, यस, किरण जी। थैंक यू सर। यस, थैंक यू मैम, थैंक फिर ध्यान बहुत अच्छा लगा। यू। फ्रेश हो गए? हाँ। ठीक है। हम सभी के लिए लगा रहे, कुछ अलग अलग कर रहे। जो भी है, जो भी ईश्वर पावर है वो हमें मिले, हमारे घर का सब सही हो, जो भी हमारे ब्लॉकेजेस है वो निकल जाए। पूरे मन से ध्यान कीजिए, बस अपने आप होने लगेगा। मुझे तो अनुभव आ रहे हैं, आपको भी आ रहे हैं धीरे नहीं, धीरे। मुझे आ गया कॉलेज। पल आ गए। हम्म। Yes, बोलिए। अच्छा बहुत शेयर करना है तो कर सकते हैं, आपको जो भी अच्छा लगे। ये तो अरे अच्छा, ऐसा कुछ नहीं। यस, तो अलग अलग ट्राई कर रहे हैं, आप जुड़े रहिए डेली। हर दिन अलग रहेगा, जो सबके लिए वही आएगा, थोड़ा थोड़ा सबके लिए आता है। यस। यस, थैंक यू हिरल जी। हिरल जी, चित्रा जी, अच्छा, ज्योति मैम, योगिता जी, आइए। ध्यान बहुत अच्छा गहरा रहा सर। बहुत बहुत धन्यवाद। यस मैम, धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। यस। नहीं, नहीं, कुछ नहीं। यस योगिता जी। यस, अनिल कुमार जी। यस, आयुष। आत्मवंदन सर। आत्मबंधन। ध्यान अच्छा था सर। ओके, मैं ट्रेन यात्रा पर हूँ इसलिए सही से नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। लेकिन बढ़िया था सर, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। थैंक यू अनिल कुमार जी, रोज आइए आप। यस। यस, यस यस, पक्का सर, मेरा नजर में पूरा ध्यान अंदर ही है सर। आप गोवा आ रहे हैं क्या, गोवा से बाहर जा रहे हो अभी? अभी गोवा से बाहर जा रहा हूँ सर। ओके, अभी 10 दिन के अंदर फिर वापस आएंगे सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आराम से कीजिए। यस। आत्मवंदन सर। आत्मबंधन। थैंक यू सर, थैंक यू। यस। यस, हिरल जी। यस, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। नहीं, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है मैम। आवाज़ आवाज़ नहीं आ रही है। आवाज हम्म। आई? आवाज, हाँ। ध्यान बहुत अच्छा था। हम्म। एक्चुअली जब तक वो पहले चालू था ना, नाथों के पहले, तब तक विचलित था मेरा ध्यान, बट बाद में लगा, अच्छे से लगा। हम्म। और मेरे को ना जैसे वो लगा, नाथों का चालू हुआ ना, तो मुझे पहले मेरी दादी का फेस दिखाई दिया, मेरी माँ का दिखाई दिया, उसके बाद मुझे गाय का फेस दिखाई दिया और उनके ऐसे लंबी लंबी आंखें दिखाई दी। हम्म। उसके बाद में फायर रहता है ना, फायर। हम्म। फायर मतलब ऐसे बड़ा नहीं, छोटा, कहीं पे से हम लगाते हैं ना, छोटा। हम्म। हाँ, ऐसा। अरे वो आग नहीं दिखाई दिया, ऊपर ऊपर का ज्वालाएं दिखाई दी, ऐसे बहुत बड़ी नहीं, छोटे लेवल में।
ऐसे उसमें कलर था ब्लू और पिंक कलर जैसे आता है ना, पर्पल कलर, हम्म वैसे कलर वाला ही दिखाई दी, हम्म जलता दिखाई दिया ऐसे, हम्म लाइव होता है ना वैसे। हम्म। यस, आपको अच्छा लग रहा है ना हिरल जी? डेली डेली अलग अलग कर रहे तो ठीक है ना? हाँ सर, यस, बहुत थैंक बढ़िया। यू। यस, मंडे से मैं हो जाऊंगी शायद रेगुलर 9 बजे, मंडे तक थोड़ा है, हो ठीक, जाएगा। मंडे से मेरा रेगुलर 9 बजे से ज्वाइन कर पाऊंगी मैं। ठीक है। यूनिवर्स से प्रार्थना करना, होता है सब कुछ ऑन टाइम होता है। हाँ सर, हाँ। हाँ। यस, थैंक थैंक यू, मेरी तो अभी आंखें खुल रही हैं। यू। यस, आप, यस, चित्रा जी क्या बोल रही पता नहीं का हम। ध्यान। अच्छा लगा ना ध्यान? हाँ जी। यस, यस, थैंक यू मैम। जो आता है वो लगाते हैं, जो होता है उसे होने दीजिए, आप सभी के लिए अच्छा रहेगा और मेरे लिए भी अच्छा रहेगा, आप सब। यस। हनुमान जी के ही वो हैं, हनुमान जी के मंत्र हैं। हाँ, हनुमान की थोड़ा ये रेगुलर मंत्राज नहीं है, थोड़ा अलग है, तो हर टाइम वो लगाने का, जब टाइम आता है वो लगाएंगे थोड़े। जो भी है कुछ समस्याएं रहती है सबको, कोई शेयर करता है कोई शेयर नहीं करता है, उन सभी की समस्या निकल जाए इसके लिए हम वो लगाते हैं। ओके, उतना तो हम कर सकते हैं। यस, भौतिक दुनिया में रहती है, थोड़ा हम बैलेंस करेंगे फिर, है ना? यस, और कौन बचा है? ज्योति मैम ने हो गया, विशाल मैम हो गया, अनिल कुमार, माधुरी जी, योगिता जी, आपने बोला राइट? यस, ठीक है फिर। ध्यान अच्छा रहा है। ओके, थैंक यू मैम। एक्चुअली मैं ध्यान करने के लिए आई हूँ, स्टार्टिंग में नहीं मिला, आज गुरुवार थे ना। ठीक है। बट ध्यान आप, करते समय मुझे देवी का कुछ ऐसे दिख रहा है मुझे। हम्म, लग- भी पॉजिटिव, अच्छे दिन आएंगे सबको, ये याद करें। और जब ध्यान करते तब है ना, कैमरा ऑन रखिए, आपके लिए अच्छा रहता है एक्चुअली, सभी के लिए। अभी ठीक है, ध्यान के समय तो ऑन रहना चाहिए, आपके लिए होता है। हम, हमारा ध्यान रहता है सभी के पास, तो अपने आपके लिए जो रहता है वो लगता है अपने आप, मैं ऐसा। सर आज ही नहीं खाने के कैमरा ऑन करके नहीं, आप क्या अकेले के लिए नहीं, सबको बोल रहे हैं हम आप खुद के लिए मत लीजिए, सबके लिए बोलते हैं। यस, ठीक है। ठीक है, कल मिलेंगे, 10:45 हो गए वैसे। कल इसी टाइम मिलेंगे, 9 बजे मिलेंगे। जल्दी आया करें, आपको बुक की भी एनर्जी मिलेगी, बहुत अच्छा बुक है। अभी शरीर का तो हो गया, अभी मन का चल रहा है, मन और बाद में ऊर्जा, तो सुनने से भी आपका बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, ठीक है, किसी कुछ बोलना है? नहीं है तो हम इधर रखेंगे। यस, ठीक है, सबको शुभ रात्रि। थैंक यू सभी को।